हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड periodicity in properties and periodicity in their properties periodicity in their properties। बहुत आसान चैप्टर है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान से पढ़ना है, बार बार वीडियो को देखना है। जितनी ज़्यादा बार वीडियो देखेंगे, जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक पीरियोडिक टेबल होता है, आवर्त सारणी होती है, उसके ऊपर निर्भर है ये पूरा, उसके बारे में ही है डिस्कशन सारा का सारा, ठीक है ना। तो क्या क्या ज़रूरत महसूस हुई क्लासिफिकेशन की। एलिमेंट्स जो हमारे तत्व होते हैं उनको साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया, तो क्या ज़रूरत महसूस हुई, उनको क्लासीफाई क्यों करना पड़ा, क्यों उनकी ग्रुपिंग करनी पड़ी, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में इन द अर्लियर डेज शुरू के दिनों में, अर्लियर डेज ओनली ए फ्यू एलिमेंट्स वर नॉन, सिर्फ थोड़े से एलिमेंट्स की जानकारी थी साइंटिस्ट को, कुछ ही एलिमेंट्स पता थे। ओनली ए फ्यू एलिमेंट्स वर नॉन, सिर्फ थोड़े से एलिमेंट्स पता थे वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट को, ठीक है। इसलिए आसानी से उनको पढ़ लिया जाता था, आसानी से उनकी प्रॉपर्टीज़ याद कर लेते थे साइंटिस्ट, और आसानी से उसको यूज़ कर लिया करते थे, कोई परेशानी नहीं थी। जैसे जैसे टाइम बीतने लगा, जैसे जैसे टाइम पास हुआ, नए नए एलिमेंट्स की खोज होती गई, तो धीरे धीरे एलिमेंट्स की संख्या बढ़ने लगी। थोड़े से टाइम के बाद एलिमेंट्स की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई कि साइंटिस्ट के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि उनको कैसे याद रखें, हर एक एलिमेंट को कैसे याद रखें, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे याद रखें। तो साइंटिस्ट को एक ज़रूरत महसूस हुई कि यार इनको बांट देते हैं, ग्रुपों में बांट देते हैं, इनके ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक है ना। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट वाज द नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की क्या ज़रूरत थी। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाज वेरी वेरी हाई, एलिमेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा थी। इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर देयर नेम्स, उनके नाम याद रखना, उनकी प्रॉपर्टीज़ याद रखना बहुत मुश्किल था साइंटिस्ट के लिए। जब नाम ही नहीं याद रहेंगे, प्रॉपर्टीज़ नहीं याद रहेंगी, तो उसको यूज़ कैसे कर पाएंगे। तो उसको प्रॉपर ढंग से यूज़ नहीं कर पाएंगे तो फिर फ़ायदा ही नहीं है किसी भी चीज़ का। इसलिए साइंटिस्ट ने उनको क्लासिफिकेशन किया। तो अर्लियर डेज ओनली ए फ्यू एलिमेंट्स वर नॉन, अर्लियर डेज ओनली ए फ्यू एलिमेंट्स वर नॉन, सो नो नीड टू क्लासीफाई देम, नो नीड टू क्लासीफाई देम, उनको क्लासीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्लासीफाई देम, ठीक है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, विद द पैसेज ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीता, न्यूअर एंड न्यूअर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, नए नए एलिमेंट्स की खोज हुई, न्यूअर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, नए एलिमेंट्स खोजे गए, ठीक है ना, डिस्कवर्ड, and it became very difficult for scientists to remember them and remember their properties. It was difficult to remember them and their properties. Remember them, उनको याद करना काफ़ी मुश्किल हो गया, and their properties, देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद करना तो और भी मुश्किल था। देयर प्रॉपर्टीज़, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी याद करना मुश्किल था, एलिमेंट्स के नाम भी याद करने मुश्किल थे, इसलिए ज़रूरत महसूस हुई क्लासिफिकेशन की। सो देयर वाज ए नीड टू क्लासीफाई देम, सो देयर वाज ए नीड टू क्लासीफाई देम, उनको क्लासीफाई करने की एक ज़रूरत महसूस हुई, क्लासीफाई देम। बच्चों ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री जो है बुक्स में बहुत टिपिकल ढंग से पेश की हुई है। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं इसको इजी से इजी बना दूँ,
क्योंकि अगर आपने एक बार इजी कर ली ना तो उसके बाद आप जो डिफ़िकल्ट पोर्शंस हैं, कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, वो भी आप आसानी से कर लेंगे। और अगर पहले ही कोई इसको टिपिकल बना देगा तो बच्चा छोड़ ही देगा, उसको कहेगा यार ये तो केमिस्ट्री तो मुश्किल है, मेरे को तो आती नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। ठीक है ना। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे टॉपिक्स को ईजी से ईजी बना दूँ ताकि आपको केमिस्ट्री के प्रति लगाव पैदा हो, अट्रैक्शन पैदा हो, आप केमिस्ट्री की बुक लेके बैठें और आपको मज़ा आए। बस मेरा यही एम है। बाकी तो बुक्स में सब कुछ दे ही रखा है। तो स्टोरी की तरह मैं आपको ये शुरू वाला पोर्शन जो है ना कि कैसे डेवलपमेंट हुई, पीरियोडिक टेबल कैसे बना, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल के बनने की हिस्ट्री क्या है, ये मैं आपको स्टोरी की तरह सुनाऊंगा, स्टोरी की तरह बताऊंगा और छोटे में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। तो पुराने दिनों में सिर्फ थोड़े से एलिमेंट्स की जानकारी थी, इसलिए उनको क्लासीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे जैसे टाइम पास किया, नए नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, एलिमेंट्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई, उनके नाम याद रखने और उनकी प्रॉपर्टीज़ याद रखना बहुत मुश्किल हो गया। इसलिए साइंटिस्ट को ज़रूरत महसूस हुई कि इनको क्लासीफाई कर देना चाहिए, इनको कुछ ग्रुप्स में बांट देना चाहिए। ठीक है ना। तो ये कारण था कि क्लासिफिकेशन आई एलिमेंट्स की। सबसे पहले एक साइंटिस्ट था लेवोसियर, याद रखो। सबसे पहली क्लासिफिकेशन एक साइंटिस्ट ने दी जिसका क्या नाम था, लेवोसियर। लेवोसियर ने क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को। ही क्लासीफाइड द एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। दो में बांटा उसने, सिर्फ दो ग्रुप बनाए। ही क्लासीफाइड द एलिमेंट्स into metals and non-metals, into metals and non-metals। लेवोसियर क्लासिफाइड, सबसे पहली क्लासिफिकेशन आई लेवोसियर की। सिंपली उसने दो भागों में बांट दिया, एक मेटल्स बना दिए, एक नॉन मेटल्स बना दिए, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। बट इट्स क्लासिफिकेशन वाज, वो अब मेटल इतने सारे एलिमेंट थे, उनको दो भागों में बांट दिया, तो अब भी वो काफ़ी ज़्यादा ही रहे ना, अब भी उनकी प्रॉपर्टीज़ को याद करना काफ़ी मुश्किल था। तो ये सफिशिएंट नहीं थी क्लासिफिकेशन। इससे कोई खास साइंटिस्ट का कोई पर्पस हल नहीं हुआ, पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। जो डिफ़िकल्टी पहले आ रही थी वो बाद में भी आती रही। ठीक है ना। ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बट इट वाज नॉट सफिशिएंट। ये कोई मज़ेदार बात नहीं थी। इट वाज नॉट sufficient, so rejected, इसलिए रिजेक्ट होगी। चलो कोई बात नहीं, रिजेक्ट हो गई कोई चीज़, लेकिन उसने कोशिश तो की, उसने एक नई चीज़ तो स्टार्ट की। लेवोसियर ने एक नई चीज़ स्टार्ट की, क्लासिफिकेशन की प्रोसेस उसने स्टार्ट कर दी। उसके बाद और काफ़ी सारे साइंटिस्ट आते रहे, उन्होंने नई नई थ्योरियाँ दी, नई नई तरह से क्लासिफिकेशन की और धीरे धीरे उनकी थ्योरियाँ रिजेक्ट होती रही और उनमें थ्योरियों में एडवांसमेंट आती गई। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, कोई थ्योरी अगर रिजेक्ट होती है ना तो ही उससे एडवांस थ्योरी आती है। तो कोई थ्योरी रिजेक्ट होगी इसका मतलब ये नहीं है कि भाई जो है वो कामयाब नहीं हुई, वो कामयाब हुई तभी तो नई थ्योरी आई, उसके बेसिस पे ही तो नई थ्योरी आई। तो हर एक फेलियर एक सक्सेस के लिए जरूरी सीढ़ी का काम करता है। फेलियर इज द स्टेप्स फॉर सक्सेस। सफलता के लिए सीढ़ी का काम करता है फेलियर। तो फेलियर को फेलियर नहीं मानना चाहिए, फेलियर भी जरूरी होती है। ठीक है ना। तो एक थ्योरी बनी, फेल हुई, तभी तो उससे एडवांस थ्योरी आई। अगर वो थ्योरी ना बनती तो एडवांस थ्योरी थोड़ी आ पाती। ठीक है। तो लेवोसियर ने एलिमेंट्स को दो भागों में बांटा, मेटल्स और नॉन मेटल्स, बट दिस क्लासिफिकेशन वाज नॉट सफिशिएंट, सो इट वाज रिजेक्टेड। ये काफ़ी नहीं थी क्लासिफिकेशन, इसलिए रिजेक्ट हो गई। उसके बाद एक 1817 में एक थ्योरी आई। डोब्रिनर एक साइंटिस्ट था, उसने थ्योरी दी है, उसने एक पीरियोडिक टेबल बनाया डोब्रिनर ने 1817। डोब्रिनर के ट्रायड, उसको ऐसे याद रखना, डोब्रिनर ट्रायड्स, DOEBRIEN, डोब्रिनर्स ट्रायड्स। डोब्रिनर ने तीन तीन के समूह बनाए। ट्रायड्स का मतलब क्या होता है, तीन तीन के ग्रुप्स बनाए। डोब्रिनर साइंटिस्ट का नाम है, उसने तीन तीन के एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, डोब्रिनर ट्रायड्स। ट्रायड्स तीन तीन के ग्रुप। इन 1817 1817 में, इन 1817 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम क्या था, डोब्रिनर। उसने एलिमेंट्स को लिया और उनके तीन तीन के ग्रुप बना दिए। उसकी क्या खास बात थी, उसने ग्रुप्स को इस तरह से बनाया
कि पहले और आखिरी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास को अगर ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें या उसका मीन निकाल लें तो बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास आ जाता है। ठीक है ना। ही ग्रुप्ड द एलिमेंट्स, डॉबरिनर ही ग्रुप्ड द एलिमेंट्स in the group of 3. He placed the elements, he classified the elements, he placed the elements, he placed the elements in the groups of 3, तीन के ग्रुप्स में बांट दिया। in such a manner, in such a way that तीन के ग्रुप में इस तरह से बांटा। ये याद रखने की बात है, कई बार कंपटीशन में पूछ लेते हैं, सिंपल चीज़ें नहीं है, ये कंपटीशन में आ जाती है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह से बांटा कि पहले और तीसरे एलिमेंट का अगर मास आप ऐड कर दें और उसका मीन निकाल लें तो बीच वाले एलिमेंट का मास आ जाता है। ठीक है ना। एक खास बात थी इसकी डॉबरिनर के ट्रायड की। एक सिस्टम बनाया उसने, एक पैटर्न बनाया, हर एक क्लासिफिकेशन एक पैटर्न के बेस पे होती है। ठीक है। इन सच ए वे दैट द mass of middle element was arithmetic mean of first and third, arithmetic mean of first and third बीच वाले एलिमेंट का जो मास था वो पहले और तीसरे एलिमेंट के मास के मीन के बराबर था। ठीक है ना। तीन के ग्रुप कई बार पूछ लेते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम। एक ग्रुप क्या बना है, लिथियम सोडियम पोटेशियम। इसका और इसका मास ऐड कर दें, उसका 2 से डिवाइड कर दें तो इसका मास आ जाता है। ठीक है ना। इसी तरह से कैल्शियम स्ट्रांशियम बेरियम, ये याद कर लेना बच्चों, ये आ सकता है कंपटीशन में पूछ लेते हैं कई बार। कैल्शियम स्ट्रांशियम बेरियम। और एक था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तीन के ग्रुप बनाए। एक ग्रुप तो ये था लिथियम सोडियम पोटेशियम, एक ग्रुप ये था कैल्शियम स्ट्रांशियम बेरियम, एक ग्रुप ये था क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो ये डॉबरिनर के ट्रायड है, 1817 में दिया इसने, डॉबरिनर ट्रायड। ये भी नहीं चली ज़्यादा दिन, उसके बाद एक नई साइंस में ऐसा ही होता है, नया बंदा कोई ज़्यादा एडवांसमेंट कर देता है तो पुराने साइंटिस्ट की थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है। एक और नया साइंटिस्ट आया जिसका नाम था न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स दिए, 8 के समूहों में बांटा। न्यूलैंड ने 8 के समूहों में बांटा, उसको क्या बोलते हैं, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। एक दो और थ्योरी भी हैं, आप बीच में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कई बुक्स में दे रखी है, कईयों में नहीं दे रखी। सबसे पहले लेवोसियर मेटल नॉन मेटल में बांटा, फिर डॉबरिनर ने 3 के ग्रुपों में बांटा, फिर न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स में बांटा, 8 के ग्रुपों में बांटा। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास के आधार पर उसने 8 एलिमेंट्स के समूह बनाए, और इस तरह से बनाए कि पहले और 8वें की प्रॉपर्टी कैसी थी, सेम। हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसी थी, सेम। जैसे पहले और 8वें की सेम, दूसरे और 9वें की सेम, 8 के गैप के बाद प्रॉपर्टीज कैसी थी, सेम। जस्ट लाइक उसने अपनी थ्योरी को रिजेंबल किया कि जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना, सारे गामा पा धा नि सा से स्टार्ट होता है, फिर सा आ जाता है, 8वां नोट सेम होता है। इसी तरह से बोला एलिमेंट, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं, सेम। ही 1864 हिज थ्योरी वाज गिवन बाय इन 1864, 1864 में दी गई। ये 1817 में, 1864 में, इतने साल लगे इसको नई थ्योरी देने में। ठीक है। ही क्लासिफाइड, प्लेस नहीं आएगा यहाँ, क्लासिफाइड कर लेना बच्चों। ही classified the elements in groups of 8, 8 के समूहों में बांट दिया। ठीक है। इन सच ए मैनर, इस तरह से बांटा
in such a manner that the properties of every eighth element was same. Properties of every eighth element was same. Every eighth element was same. उसने 8 के समूहों में बांट दिया। किस तरह से बांट दिया कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज कैसी थी? सेम थी। 8 के समूह बनाए। कैसे याद रखेंगे? ऑक्टेव्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मतलब क्या होता है? 8 के ग्रुप। ठीक है, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम थी, मतलब रिपीट कर रही थी एक रेगुलर इंटरवल के बाद। 8 के बाद सेम, फिर 8 के बाद सेम, फिर 8 के बाद सेम। ठीक है, जस्ट लाइक द म्यूजिकल नोट। किस तरह से उसने बात बताई है, किस तरह, जिस तरह से म्यूजिकल नोट्स होते हैं सारे गामा पा धा नि सा, उसी तरह से उसने बताई कि उस तरह से ही सेम है, जैसे उसमें सेम होता है ना, वैसी प्रॉपर्टीज भी सेम है। जस्ट लाइक द म्यूजिकल नोट्स, जस्ट लाइक द म्यूजिकल नोट्स। वो कहता है जिस तरह से म्यूजिकल नोट्स होती हैं सारे गामा पा धा नि सा, उसने लिख के भी बताया सा रे गा मा पा दा नी सा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, पहला भी सा और 8वां भी सा। फिर सारे गामा पा धा नि सा दोबारा लिखेंगे तो फिर दोबारा से ये सेम आ जाएगा। तो दिस वाज द न्यूलैंड ऑक्टेव, ये न्यूलैंड का ऑक्टेव था। ठीक है, तो उसके बाद एक और नई थ्योरी आई, लोथरमियर अरेंजमेंट। लोथरमियर्स अरेंजमेंट 1870 में एक साइंटिस्ट था लोथरमियर, उसने एक अरेंजमेंट दिया, उसको कहते हैं लोथरमियर्स अरेंजमेंट। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल कैसे बना। आज के समय में जो आवर्त सारणी है वो कैसे बनी, धीरे धीरे आई। किसी साइंटिस्ट ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, उनके काम रिजेक्ट होते रहे, इंप्रूव होते रहे, नई थ्योरी आती रही। इस तरह से धीरे 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 करके आज जो हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो बना। पीरियोडिक टेबल एक केमिस्ट्री का एक बहुत ही यूजफुल वो होता है, आइटम होती है। पीरियोडिक टेबल एक बहुत ही यूजफुल चीज़ है, उसके बिना हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। आपको पीरियोडिक टेबल याद भी करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा एक एक सीरीज है ना, धीरे धीरे याद करते रहें। तो उसके बिना, जैसे मैं कोई एलिमेंट बोलूँगा, उसकी प्रॉपर्टीज बताऊँगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कहाँ से है वो एलिमेंट, कौन सा है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके एक सीरीज करके पीरियोडिक टेबल को याद भी करें। न्यूलैंड ऑक्टेव्स के बाद एक नया अरेंजमेंट आया जिसको क्या बोलते हैं? लोथरमियर्स अरेंजमेंट। लोथरमियर्स अरेंजमेंट, लोथरमियर्स अरेंजमेंट। लोथरमियर एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, कुछ प्रॉपर्टीज उसने 1870 में आया। लोथरमियर और मेंडलीव, एक और साइंटिस्ट था मेंडलीव, अलग अलग कंट्रीज में थे, दोनों ने तकरीबन एक साथ ही काम किया। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल 1869 में आ गया था, लोथरमियर का 1870 में आया था। लेकिन मेंडलीव का जो एक्सप्लेनेशन था ना, वो कुछ ज़्यादा बेटर था लोथरमियर के मुकाबले में, और मेंडलीव ने ज़्यादा प्रॉपर्टी स्टडी की थी, लोथरमियर ने 2 या 3 ही प्रॉपर्टी स्टडी की थी। इसलिए दोनों की बात तो सेम बताई थी दोनों ने, लेकिन मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को ज़्यादा लंबे समय तक माना जाता रहा, ज़्यादा सक्सेसफुल रहा मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। ये याद रखना, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा बात मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की होती है। तो लोथरमियर अरेंजमेंट, लोथरमियर इन 1870 में उसने क्या किया, उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज कर दिया। He placed the elements on the basis of atomic masses, atomic masses के हिसाब से अरेंज कर दिया उसने। ठीक है, and formed a periodic table, and he formed the periodic table, एंड ही, उसने पीरियोडिक टेबल बना दिया, एटॉमिक मास के हिसाब से जचा दिया, जैसे जिसका एटॉमिक मास कम है उसको पहले, उसके बाद जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है उसके बाद उसको। ठीक है, और उसने पाया कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज कैसी थी? सेम। एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज कैसी थी? सेम।
कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेम थी, उसने 2-3 प्रॉपर्टी स्टडी करी हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट स्टडी किया, उसने बॉइलिंग पॉइंट स्टडी किया, ठीक है ना। ही फाउंड दैट, उसने पाया, ही फाउंड दैट द आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स the properties was same, and he studied the properties, उसने स्टडी करके देखा कि प्रॉपर्टीज क्या वाकई में सेम है, क्या सही में सेम है। तो ही स्टडीड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, लेकिन प्रॉपर्टीज उसने कैसी पढ़ी, कम पढ़ी। मैंडलीफ ने प्रॉपर्टीज ज़्यादा स्टडी करी थी, तो इसलिए मैंडलीफ के प्रोडक्ट टेबल को ज़्यादा मान्यता मिली। ही स्टडीड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज, उसने कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ा और ये पाया कि यार रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज कैसी आ रही हैं, सेम आ रही हैं, ये तो सिमिलैरिटी है, कुछ रेगुलरिटी है। तो ये बहुत बढ़िया पीरियोडिक टेबल बना। लोथरमियर का अरेंजमेंट 1870 आपको बताया मैंने। लोथरमियर का और मैंडलीफ का काम तकरीबन सेम है। उसने प्रॉपर्टीज कम स्टडी की, मैंडलीफ ने प्रॉपर्टीज ज़्यादा स्टडी की। मैंडलीफ को कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, उसको कॉन्फिडेंस कैसा था, कम था। तो इसके बाद हम मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। एक पीरियोडिक टेबल ऐसा जिसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा। मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल, मैंडलीफ गेव द पीरियोडिक टेबल इन 1869। उसने 1859 में दिया, उससे एक साल पहले, लेकिन उसको ज़्यादा मान्यता मिली मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मैंडलीव्स ने एक पीरियोडिक टेबल बनाया 1869 में। वही वाली बात है जो उसने की थी। उसने एलिमेंट्स को जो है एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज कर दिया, और ही अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। और उसने पाया कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज कैसी आ रही हैं, सेम। उसने उस पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन का नाम क्या रख दिया, मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। उसने एक लॉ बनाया। एक और डिफरेंस था इसमें और लोथरमियर में, इसने कोई लॉ नहीं बनाया था, उसने एक लॉ बनाया मैंडलीफ ने। वो लॉ क्या कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कि ये इसका मतलब ये बनता है कि अगर एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज कर दिया जाए तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी आती हैं, सेम। मैंडलीफ का पीरियोडिक लॉ बता रहा हूँ मैं, मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, मैंडलीफ का पीरियोडिक लॉ क्या है, आपको मैंने ये तो बता ही दिया कि मैंडलीफ ने कैसे अरेंज किया। एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज कर दिया एलिमेंट्स को। जिसका एटॉमिक मास कम था उसको पहले, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा था उसको बाद में, इस तरह से अरेंज कर दिया और एक पीरियोडिक टेबल बना जिसको क्या बोलते हैं, मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल। मैंडलीफ पीरियोडिक लॉ क्या है कि ये क्या कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण और रासायनिक गुण, ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are the periodic function of their atomic, are the periodic function physical and chemical properties, ये याद करना अपने, physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic masses, physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic masses। भौतिक गुण और रासायनिक गुण होते हैं जो एलिमेंट्स के, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, एटॉमिक मासेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। बाद में इसके बाद जो पीरियोडिक टेबल आया उसके अंदर जो पीरियोडिक लॉ था वो ऐसा ही था, सिर्फ एटॉमिक मासेस को चेंज करके एटॉमिक नंबर कर दिया गया उसमें, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो मैंडलीफ का पीरियोडिक लॉ क्या है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है ना। ही अरेंज द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। ही अरेंज द, ये आ जाता है कि थ्योरी में तो आता ही आता है, कंपटीशन में भी आ जाता है। ही अरेंज द एलिमेंट्स
उसने एलिमेंट्स को जचा दिया। कैसे जचाया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर, उसने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के हिसाब से जचा दिया। देयर एटॉमिक मासेस एंड मासेस के हिसाब से जचा दिया, एटॉमिक मास के हिसाब से जचा दिया, और उसको एक अरेंजमेंट मिला। उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। एंड गॉट एन अरेंजमेंट, गॉट एन अरेंजमेंट, गॉट एन अरेंजमेंट, उसको एक अरेंजमेंट मिला कॉल्ड, उस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एक बात कंपटीशन में आ जाती है, मैं आपको बता देता हूँ। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर दो चीज़ें थी। एक तो खड़ी लाइनें थी, एलिमेंट्स को जचा रखा है ना, जब एलिमेंट्स को जचाते हैं तो एक तो खड़ी लाइनें बनती हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइनें मिलती हैं। खड़ी लाइनों को क्या बोलते हैं? ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल लाइनों को क्या बोलते हैं? पीरियड। ठीक है ना, तो ये हम लिख देते हैं। वर्टिकल लाइन्स फॉर्म्ड, वर्टिकल लाइन्स खड़ी लाइनें कॉल्ड एज ग्रुप्स। एलिमेंट्स को जचाने के बाद दो तरह की चीज़ें बनी, एक तो खड़ी लाइनें बनी, एक लिटी हुई लाइनें बनी। जो खड़ी लाइनें हैं उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। ठीक है ना, तो वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस ऐसे खड़ी डंडे जैसी लाइनें, वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड, वर कॉल्ड कर सकते हैं क्योंकि पहले की बात है। वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड ग्रुप्स, ग्रुप्स एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस, इस तरह की जो लाइनें बनी ना एलिमेंट्स को जचाने के, उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप। और जो इस तरह की लाइनें बनी उसको क्या बोलते हैं? पीरियड। वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड एज ग्रुप्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड एज पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल लिटी हुई लाइनें, हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है? लिटी हुई लाइनों को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर कॉल्ड एज पीरियड्स। तो दो तरह की चीजें होगी इसके पीरियोडिक टेबल में, एक हो गया ग्रुप, एक हो गया पीरियड। खड़ी लाइनों को क्या बोलते हैं? ग्रुप, और लिटी हुई लाइनों को क्या बोलते हैं? पीरियड। अब पेपर में कंपटीशन में ये आता है कि कितने ग्रुप थे, कितने पीरियड थे। तो आपको मैं बता दूं, आज के टाइम में जो नया पीरियोडिक टेबल है उसमें, नए पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। ठीक है ना, तो उसके पीरियोडिक टेबल में 8 ग्रुप थे और 6 पीरियड थे। इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल देयर वर 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये याद रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में पूछते हैं ये। इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देयर वर 8 ग्रुप्स। ये ऐसे याद रखना कि आज वाले में 18 है, उसके में 8 थे। 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड्स। आजकल 7 होते हैं, उस टाइम 6 थे, 6 पीरियड्स थे। ठीक है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद रखनी है कि इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स वर देयर। ये पूछ लेते हैं कंपटीशन में, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा वहाँ पे। देयर वर 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड्स। 8 ग्रुप थे, खड़ी लाइनें कितनी थी? 8 थी, और लिटी लाइनें कितनी थी? 6 थी। 8 ग्रुप थे, 6 पीरियड थे। एक बात आगे भी आएगी, वो मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। मेंडलीव, कई बार पेपर में एग्जाम में पूछ लेते हैं कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की क्या खास बात थी, क्यों इतना पॉपुलर हुआ। ठीक है ना, तो एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट क्या थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की, कि उसने वो एलिमेंट्स भी बता दिए जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी बता दी जिनकी उस टाइम डिस्कवरी नहीं हुई थी। लोगों को नाम तो पता ही नहीं था, उसने पहले प्रॉपर्टीज भी बता दी, और बाद में जब उन एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी ही पाई गई जैसी मेंडलीव ने बताई थी। 2 एलिमेंट्स थे ऐसे उसने बताए थे मेंडलीव ने। ठीक है ना, अब एक ज्योतिषी है, मान लो वो ज्योतिषी किसी बच्चे की जो पैदा भी नहीं हुआ, वो ये बता दे कि ये बच्चा एक पैदा होगा, उसके गुण ऐसे होंगे, इतना बड़ा अफसर बनेगा, इतनी पढ़ाई करेगा, पहले से ही बता दे। और जब वो बच्चा पैदा होए और जब वो बड़ा होए तो उसके गुण बिल्कुल वैसे ही पाए जाएं जैसे उस पंडित जी ने बताया था, तो उसको तो लोग भगवान नहीं मानने लग जाएंगे। तो इसी तरह से मेंडलीव ने
कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी उस टाइम, और उसकी प्रॉपर्टीज पहले से ही बता दी। बोला यहाँ पे उसने खाली जगह छोड़ दी अपने प्रोडक्ट टेबल में, बोला यहाँ खाली जगह है, ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ, यहाँ पे एक एलिमेंट डिस्कवर होगा, इसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी, ठीक है ना। तो बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी पाई गई जैसी मेंडलीफ ने बताई थी। तो लोग तो मेंडलीफ को भगवान मानने लगे कि यार ये तो बहुत ही गजब का प्रोडक्ट टेबल बनाया, इसको तो पहले से ही सब कुछ पता है, ठीक है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। पूछ लेते हैं एग्जाम में, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ मेंडलीफ प्रोडक्ट टेबल। मेंडलीफ के प्रोडक्ट टेबल की क्या खास बात थी, ठीक है। तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट of Mendeleev's periodic table was that Mendeleev's periodic table was that he left some spaces, उसने कुछ खाली जगह छोड़ दी फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स उस टाइम पे खोजे नहीं गए थे, उनके लिए अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, उसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए कुछ स्पेसिस छोड़ दिए। एंड प्रिडिक्टेड देयर प्रॉपर्टीज, उसने उनकी प्रॉपर्टीज पहले से ही पता लगा ली। प्रिडिक्टेड का मतलब होता है पता लगाना, पहले से ही पता लगाना। देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज उसने पहले से ही बता दी थी प्रॉपर्टीज। लेटर ऑन, बाद में जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, लेटर ऑन when these elements were discovered, जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, their properties were found to be exactly same as told by रदरफोर्ड। उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी ही पाई गई जैसी इसने मेंडलीफ ने बताई। These elements were discovered, their properties were found to be exactly same, their properties were found to be exactly same, जैसी कि उसने बताई थी ना, as predicted by रदरफोर्ड याद आ रहा है बार बार, as predicted by मेंडलीफ, जैसी मेंडलीफ ने बताई थी प्रॉपर्टीज वैसी ही पाई गई। जब वो बाद में डिस्कवर हुए तो साइंटिस्ट इसको मानने लगे थे, मेंडलीफ साइंटिस्ट इसको मानने लगे और बंदे में कुछ बात है, प्रॉपर्टीज पहले बता दी, एलिमेंट्स की तो डिस्कवरी नहीं हुई, ठीक है ना। तो इसलिए इसका प्रियोडिक टेबल बहुत ज़्यादा कामयाब हुआ। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि क्यों इतना ज़्यादा कामयाब था, क्यों इतनी सफलता का क्या सबसे बड़ा कारण था। तो उसकी सफलता का ये सबसे बड़ा कारण था कि कुछ एलिमेंट्स की जिनकी डिस्कवरी भी नहीं हुई थी, उनकी प्रॉपर्टीज़ पहले से बता दी, और बाद में जब उनकी डिस्कवरी हुई तो उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पाई गई जैसी उसने बताई थी, ठीक है ना। तो ये मेंडलीफ का प्रियोडिक टेबल है। ग्रुप आपको बता दिए कितने होते हैं 8, पीरियड आपको बता दिए कितने होते हैं 6। ग्रुप के होते हैं खड़ी हुई लाइनें कितनी थी 8, और लिटी हुई लाइनें हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी थी, उसको क्या बोलते हैं पीरियड, कितने थे 6 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। तो मेंडलीफ की कुछ प्रियोडिक टेबल की कुछ सक्सेस के कारण थे और कुछ फेलियर्स के कारण थे। तो सक्सेसेस ऑफ मेंडलीफ प्रियोडिक टेबल, सक्सेसेस ऑफ मेंडलीव्स प्रियोडिक टेबल, मेंडलीफ की प्रियोडिक टेबल की क्या सफलता के कारण थे। तो जो प्रियोडिक टेबल रिजेक्ट हो जाता है उसकी सफलता के कारण कम होते हैं और उसकी असफलताएं ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो सफलता के कारण क्या थे, नंबर 1, मेंडलीफ ने जो प्रियोडिक टेबल बनाया तो उसके बाद एलिमेंट्स को याद करना और उनकी प्रॉपर्टीज को याद करना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि एक ग्रुप बना दिया, एक पीरियड बना दिया, एक ग्रुप में एक एलिमेंट को याद कर लो तो सबकी प्रॉपर्टीज वैसी होती हैं, सेम होती हैं, वो याद हो जाती हैं। तो मेंडलीफ प्रियोडिक टेबल मेड द स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स सिस्टमेटिक, स्टडी बिकेम सिस्टमेटिक, बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक हो गई। इट वॉज वेरी इजी टू रिमेंबर
वेरी इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस। पीरियोडिक टेबल को याद करना और उसको रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस, पीरियोडिक टेबल को याद करना और अगर फट जाए, गुम हो जाए, तो उसको दोबारा से बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि सबको पता था कि एटॉमिक नंबर के एटॉमिक मास के हिसाब से है। आपको ये याद रखना है कि दिस पीरियोडिक टेबल वाज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। अब तक जितने भी पीरियोडिक टेबल बने हैं ना, वो सारे एटॉमिक मासेस के हिसाब से हैं। जो अगला आएगा वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से होगा। इट वॉज वेरी इजी टू रिमेंबर एंड रिप्रोड्यूस। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? ही वही वाला है, ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, उनकी प्रॉपर्टीज उसने पहले से ही पता लगा ली। प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स की खोज नहीं हुई थी, उनकी प्रॉपर्टीज पहले से ही पता लगा ली उसने। थर्ड क्या है कि कुछ के एटॉमिक मासेस गलत पता थे, वो ठीक कर दिए गए। जैसे बेरिलियम का एटॉमिक मास ऐसे पता था साइंटिस्ट को कि 13.5 होता है, लेकिन एग्जैक्टली उसको 9 होता है। बेरिलियम की जहाँ मैच करता है प्रॉपर्टीज, जिस ग्रुप के साथ मैच करती थी, जब वहाँ रखा गया तो पता लगा कि यार इसका तो एटॉमिक मास 9 होना चाहिए। करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मासेस, कुछ एटॉमिक मासेस उसने ठीक कर दिए। तो फॉर एग्जांपल बेरिलियम, एग्जांपल इसका बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक मास उसने ठीक कर दिया। तो 3 सफलता के कारण थे। सिस्टमेटिक हो गई स्टडी, आसान हो गया याद करना और रिप्रोड्यूस करना। अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज पहले से ही पता लगा ली उसने, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उसकी। और कुछ के एटॉमिक मास गलत पता थे, जैसे बेरिलियम, उनको ठीक कर दिया उसने। ठीक है ना। अब फेल क्यों हुआ? उसके फेलियर के क्या कारण थे? सफलता के कारण कम होते हैं, फेलियर के कारण ज़्यादा होते हैं, तभी वो फेल होता है। रीजंस फॉर फेलियर, फेलियर के क्या कारण थे? नंबर 1, रीजंस फॉर फेलियर। रीजंस फॉर फेलियर, फेल होने के क्या कारण थे? नंबर 1, हाइड्रोजन को कुछ साइंटिस्ट कहते थे कि मेटल्स के साथ रखना है, कुछ साइंटिस्ट क्या कहते थे कि नॉन मेटल्स के साथ रखना है। तो उसको वो क्लियर नहीं बता पाया। हाइड्रोजन की पोजीशन आज भी एनोमलस है। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज एनोमलस। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज एनोमलस। हाइड्रोजन की पोजीशन एनोमलस हमेशा से रही है। नंबर 2, जब हम एटॉमिक मास के हिसाब से रख देते हैं ना, तो प्रॉपर्टीज अपने आप को रिपीट करती हैं। क्यों रिपीट करती हैं? वो कारण नहीं बता पाया। उससे पूछा भी ये प्रॉपर्टी सेम आ रही हैं, अपन ने एटॉमिक मास के हिसाब से रख दी, प्रॉपर्टी सेम क्यों आ रही हैं? ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी सेम आती हैं, उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। प्रॉपर्टीज एक एलिमेंट्स को जब अपन एक सीरीज में रख देते हैं ना, और उनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, तो इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? पीरियोडिसिटी। तो वो पीरियोडिसिटी का कारण नहीं बता पाया। ही कुड नॉट explain the cause of periodicity, explain the cause of periodicity। वो periodicity का कारण नहीं बता पाया भाई, ये प्रॉपर्टी सेम क्यों आ रही हैं। सेम तो आ रही हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आ क्यों रही हैं ये नहीं बता पाया वो। ठीक है। अब आइसोटोप, एक एक एलिमेंट के कई कई आइसोटोप होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का है एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, प्रोटियम ड्यूटेरियम एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, ड्यूटेरियम ट्रिटियम एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3, 1 2 3। अगर मास के हिसाब से अरेंज किया है तो इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, इसका मास अलग है, तीनों के मास अलग अलग हैं, तो तीनों को अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए ना पीरियोडिक टेबल में। आइसोटॉप्स को अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए, क्योंकि सबके मास अलग अलग हैं, लेकिन उसने अलग अलग पोजीशन नहीं दी। उससे जब पूछा गया ना भी अलग अलग क्यों नहीं दी तुमने पोजीशन, क्योंकि मास के हिसाब से अरेंज किया है, तो इनके तो एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं, तो वो उसके पास उस चीज़ का जवाब नहीं था, इसलिए रिजेक्ट हो गया। ही कुड नॉट एक्सप्लेन, he could not explain why separate positions were not given, why separate positions